हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान। तो हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, अ, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो उससे पहले हम कुछ प्री रिक्विसाइट्स मतलब देख रहे थे, कुछ टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए ये चैप्टर से पहले। तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये हमने देखा था। फिर ये जी हाँ, हम यहाँ पर थे। तो शुद्ध पदार्थ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में बताया था मैंने। एटम्स के बारे में बताया था, मॉलिक्यूल्स मतलब परमाणु अणु के बारे में बताया था, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु बगल में मैंने लिख दिए हैं हिंदी में भी, मिश्रण। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स मतलब क्या होता है। तो ये ब्रीफ में पढ़ेंगे, आपने 9th में पढ़ रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पर एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु की संरचना। ये है ना स्पेलिंग। संरचना, परमाणु की संरचना। तो बहुत क्विकली देखेंगे। अंदर में सबसे पहले एक नाभिक होता है। ठीक है। फिर कक्षाएं होती है। राइट, कक्षाएं बोल लीजिए या कोश बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है। और इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है नाभिक। नाभिक में क्या होता है? दो चीज, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। तो देखिए परमाणु में क्या होता है? तीन चीज होता है मेनली अभी के लिए। एक होता है इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक होता है, जिसके ऊपर चार्ज जो है ऋणात्मक है, नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन, धनात्मक चार्ज। और एक होता है न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक में होते हैं। ठीक है। नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये हो गया। और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? अलग अलग कक्षाओं में। जैसे ये, और कक्षा के नाम भी होते हैं। ये के हो गया, के कक्षा, एल कक्षा, एम। ठीक है। इस तरह से कर करके होता है। तो यहाँ ये नाभिक हो गया, देख रहे हैं, ये नाभिक हो गया। तो ये हो गया न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन इसके अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। समझ में आ गया? ये तो इन शॉर्ट है। अब एक और चीज होता है जैसे के जो हो गया, पहला शेल होता है। ठीक है, पहली कक्षा। ठीक है। और एल जो है दूसरी कक्षा, एम जो है तीसरा, एन जो है चौथा। इसी तरह से चलता जाएगा। तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि हम जो, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होता है, उसे नाभिक में डाल दें। पर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन इधर घूमते रहता है। अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। जिसे 2n² बोलकर। ठीक है। 2n²। तो इसमें होता क्या है, अगर पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कैपेसिटी हम जान सकते हैं कि वो कक्षा में मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये जो कक्षा होती क्या है, कक्षा जो होता है अलग अलग एनर्जी लेवल्स होता है, ऊर्जा का स्तर। ठीक है। मतलब अगर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक निश्चित ऊर्जा होगा। ठीक है। एल कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी एक निश्चित ऊर्जा होगी। ठीक है। इस तरह से कर करके अलग अलग ऊर्जा का एक स्तर है, समझ रहे हैं ना, एक लेवल है। तो एक कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी सेम ऊर्जा होगी और एग्जैक्ट सेम। ठीक है। तो आते हैं इधर, 2n²। n यहाँ क्या हो गया? कक्षा का संख्या, मतलब कक्षा का अंक। जैसे k जो है पहला कक्षा है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 × 1² 2। मैक्सिमम
अधिकतम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा नहीं। एल में ये के का हो गया। एल का संख्या क्या है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करना, 2 दूनी 4 इंटू 2 8। ठीक है। एम का कितना हो गया? 2, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 तिहाई 9 गुनी 2 18। एन का क्या हो जाएगा? उसी तरह 2 मैक्सिमम कैपेसिटी 4 स्क्वायर। सॉरी अभी खा कर आया हूं तो थोड़ा गला फंसा हुआ है। क्या हम देख रहे थे? 2 इंटू 16 32, राइट, 32। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, इसके आगे जरूरत भी नहीं पड़ता, और आपको तो खैर मेरे को लगता है एम तक ही काम बन जाएगा, एम तक, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो समझ में आ गया। एक तो ये हो गया मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम कितना समाया जा सकता है। एक और नियम ये है कि ठीक है, एक और नियम क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की भर्ती करते हैं तो अंदर वाला पूरा भरा रहना चाहिए अगर हम बाहर वाले को भर्ती कर रहे हैं। मतलब कि अगर मान के चलिए कोई छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं, मान के चलिए सोडियम। सोडियम कितना होता है सोडियम का? अच्छा, समझ रहा हूँ। सोडियम का होता है 11। 11 होता है परमाणु संख्या। देखेंगे परमाणु संख्या क्या, ये देखिए परमाणु 11 जो होता है परमाणु संख्या, और वो दर्शाता है कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया नाभिक सोडियम का, और ये हो गया के में कितना हम भर्ती कर सकते हैं? 2, 1, 2। फिर एल में कितना भर्ती कर सकते हैं? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। और एल में कितना भर्ती कर सकते हैं? एल का कैपेसिटी 8 था, 8 पूरा खत्म हो गया कैपेसिटी, और फिर एक बचा, एक को आखिरी कक्षा में। तो ऐसे के एल एम 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में, और एक आखिरी कक्षा में। तो आप देख सकते हैं इसका कैपेसिटी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, फुल नहीं हुआ है जब तक आंतरिक कक्षाएं, आंतरिक कक्षाएं बोलते हैं ना, जब तक अंदर वाली कक्षाएं पूरी तरह से भर नहीं जाती तब तक हम बाहर वाली कक्षा में नहीं जाएंगे। अभी के लिए आप ये नियम याद रखिए। अब क्या होता है, एक और नियम है आखिरी कक्षा में। आखिरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। ठीक है, चाहे उसकी कैपेसिटी 18 ही क्यों ना हो, अगर वो आखिरी कक्षा है तो वहां पे 8 रह सकते हैं। समझ में आया? तो ये 3 नियम याद रखिएगा। ठीक है, 3 नियम क्या क्या था? ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, मतलब अंदर वाला पहले भरा रहना चाहिए आंतरिक कक्षा है, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, तो ये हो गया एक परमाणु की संरचना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सीधे नाभिक में चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कैसे भर्ती करेंगे? ऐसे। ठीक है, देखा आपने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला चीज क्या है, मैं चेंज कर देता हूँ इसे पेन पे। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया एटॉमिक, परमाणु की संरचना कैसी होती है। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिक नंबर पे और फिर एटॉमिक मास पे। ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा है। परमाणु की संरचना समझ गए, अब आसानी होगी समझ। तो क्या हो गया? परमाणु, परमाणु संख्या। ठीक है, अच्छा ये परमाणु संख्या होता क्या है? कुछ नहीं, बस कितने प्रोटॉन्स हैं वो होती है
परमाणु संख्या। समझ में आया? बहुत आसान है। तो जैसे सोडियम का 11 में लिख रहा हूं इधर, तो ये जो हो गया ये दिखाता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या। और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? नाभिक में। ठीक है, तो प्रोटॉन्स की संख्या हो गई। अब सोडियम जो है ये एग्जांपल लिया था। अब होता क्या है कि देखिए, सोडियम है या कोई भी वस्तु है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें मतलब ऋणात्मक होता है धनात्मक होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में होता है, मतलब ना प्लस में होता है ना माइनस में। यानी कि समझ रहे ना, एक एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि प्रोटॉन्स की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आया समझ में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये है। तो यही होता है, तो इसी से हम अंदाजा लगाते हैं, जब ये दिया रहता है तो ये प्रोटॉन की संख्या पता है, उसी से हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी ही होने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारी 11 रहेगी। अब क्या होता है, एक और चीज है, परमाणु संख्या हो गया। अब इधर देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान, या इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? नाम से लग रहा है, तो एक्चुअली में इसको निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं मैंने गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये होगा न्यूट्रॉन की संख्या। समझ रहे हैं? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, आपको अब नहीं करना है, सिंस कि मैंने कर रखा है आपके सामने। हाँ, तो प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो अब देखते हैं, सोडियम को ऐसे लिखते हैं हम लोग, Na11 प्लस 1123। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या तो पता चल रहा है, प्रोटॉन कितना है? 11। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? अब हमें द्रव्यमान संख्या पता है, द्रव्यमान संख्या कितना है? ये ऊपर में जो लिखते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। समझ रहे हैं? और ये क्या हो गया? ये हो गया परमाणु संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी? 23 माइनस 11 जो कि है 12। ठीक है, और एक, हाँ तो समझ रहे हैं, ये दोनों जो है आप देख रहे हैं नाभिक में रहता है, नाभिक में। तो आप देख पा रहे हैं कि एक परमाणु का जो वजन जो है, द्रव्यमान, वो नाभिक के द्रव्यमान के ऊपर पूरा निर्भर करता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं है? है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पर बहुत, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के द्रव्यमान के कंपैरिजन में बहुत कम है। समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कम है। जैसे अगर मान के चलिए आपको बोला जाए इनका स्केल 1/1637 टाइम्स ऐसा कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर एक तरह से आप समझ सकते हैं, बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, अगर तो इसीलिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। अगर मान के चलिए जैसे बोला जाए 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी में, ठीक है, 1000 ग्राम में कितना चीनी आया? जितना भी चीनी आया, 1 केजी चीनी लिए और उसमें 1 ग्राम चीनी और डाल दीजिए,
तो आप फिर भी आप बोलेंगे 1 केजी चीनी है ना, 1 ग्राम को हम इग्नोर करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के भार को इग्नोर हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान को इग्नोर करते हैं। तो परमाणु का मेन जो द्रव्यमान है वो नाभिक से आता है उसके, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये गलती मत करिएगा जो मैं किया, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूं। तो फाइनली क्या होता है, प्रोटॉन्स का द्रव्यमान प्लस द्रव्यमान, हम लोग संख्या से पहले संख्या ये निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमाणु द्रव्यमान। तो क्लियर है, परमाणु संरचना, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है। अब फाइनल चीज देखते हैं, मैं स्क्रीन थोड़ा इरेज करता हूँ। तो हमने ये 3 चीजें अभी देखी, परमाणु की संख्या, परमाणु की संरचना, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अब आपको क्या है, आपको 1 से 20 तक याद रखना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए, किस तत्व का क्या परमाणु संख्या और द्रव्यमान है, ठीक है। आपकी किताब में मिल जाएगा, पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्या आता है, क्लोरीन, फिर हो गया अपना आर्गन, फिर हो गया अपना पोटेशियम, फिर हो गया अपना कैल्शियम, ठीक है। 20 तक आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा, ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। पर क्लोरीन का जब आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इधर लिखा रहता है 35.5। अब संख्या दशमलव में कैसे हो सकती है, पॉइंट में कैसे हो सकता है। एक आदमी, 2 आदमी, इंसानों की संख्या क्या होगी, इंसानों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 नंबर्स में होगा, डेसिमल में तो नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसा क्यों है, आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, जो आखिरी चीज है, समस्थानिक पदार्थ, ठीक है। क्या है, समस्थानिक, स्पेलिंग सही है ना, समस्थानिक पदार्थ, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके जिनके परमाणु संख्या समान होती है, पर परमाणु द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग होता है, समझ रहे हैं। जैसे क्लोरीन के ये क्लोरीन एक समस्थानिक पदार्थ है, समझ रहे हैं। क्लोरीन 37 और 35 दोनों क्या है, समस्थानिक। क्लोरीन 37 जो है समस्थानिक पदार्थ है, ठीक है, आइसोटोप है क्लोरीन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है, ये द्रव्य परमाणु, ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या क्या होता है, समान
परमाणु संख्या भिन्न द्रव्यमान संख्या, ठीक है, भिन्न द्रव्यमान संख्या। तो मतलब क्लोरीन, इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु संख्या समान है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है, जो कि है 17 इसमें। अब न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले वाले में 35 माइनस 17 कितना कितना 18 है ना, और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन, 37 माइनस 17 20। तो मतलब इसका इसके नाभिक में इसका जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 18, और इस वाले में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी 20। समझ रहे हैं, इसका अर्थ इतना ही है। तो ये थोड़ा भारी पदार्थ है, इससे इससे थोड़ा भारी है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 2 एक्स्ट्रा है। तो ये पॉइंट कहां से आ गया, अब प्रकृति में क्या पाया गया है, जब भी हम क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन इस अनुपात में हमें मिलता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो है ये 3:1 के अनुपात में पाया जाता है। तो 3:1 का अनुपात अगर देखेंगे तो क्या, अगर कोई भी कहीं से भी क्लोरीन उठा ली, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो 3 भाग जो होगा, मतलब 3/4, 3/4 भाग एक तरह से किसका होगा, क्लोरीन 35 का होगा, और 1/4 भाग क्लोरीन 37 का होगा। तो यहीं से हम निकालते हैं 35 इंटू 3 प्लस 37/4, एवरेज कितना हो गया, ठीक है, औसतम कितना भार हो गया। तो इसी तरह से निकाल देंगे, कितना हो गया 105 प्लस 138/4, क्या कितना होता है 4 3 12, 4, एक सेकंड कुछ तो गलती किया, सॉरी 138 नहीं होगा, ये 142, ठीक है, 142/4 35.5 आया, ठीक है, 35.5 आया। तो यहीं से ये आता है, अब समझ में आया, आप कहीं पे भी आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं। कार्बन का भी 2 होता है, 6 12 और 6 14, पर ये बहुत रेयर हो, बहुत कम होता है, तो इसी के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अराउंड 12 के ही आसपास लिखा रहता है, ठीक है, ये ज्यादा पाया जाता है, ये कम पाया जाता है। तो समाप्त करते हैं ये वीडियो, अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो आपको जो जो चैप्टर के लिए चाहिए था मैंने बता रखा है, अब आपको चैप्टर पढ़ने समझने में आसानी होगी। गुड बाय।